हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी है भारत की वीरांगना रानी दुर्गावती। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में बहुत सी वीरांगनाएं हुई है, जैसे रानी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, रानी राजमणि, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, जिन्होंने अपने स्वाभिमान, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। आज की हमारी कहानी का विषय है रानी दुर्गावती। कहानी शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में कई ऐसी तेजस्विनी महिलाएं हुई है जिन्होंने अपने जीवन और स्वाभिमान में से स्वाभिमान को वरीयता दी है। उन्होंने अपने से कई गुना बड़े विपक्षियों से लोहा लिया और अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। भारत के इस नारी रत्नों में से गढ़ा मंडला अथवा गढ़ा कंटगा की राजगौड़ वंश की रानी दुर्गावती अग्रगण्य है। उन्होंने मुगल शहंशाह अकबर की विशाल सेना से बड़ी वीरता के साथ लोहा लिया। इस प्रजावत्सला रानी को मध्य प्रदेश के राजगौड़ बड़ी श्रद्धा से स्मरण करते हैं। एक आदिवासी गीत में कहा गया है, जबलपुर गढ़ मंडला में तोर मान है, जय दुर्गा माता तोला मैं माथ नवाऊं रो। रानी दुर्गावती बहादुर गढ़ मंडला के शान के, मोरगढ़ मंडला की रानी के पाया लागू रे। दान दक्षिणा बामन पार्थे, जनता के हितकारी हो दुर्गा, जनता के रखवारी कर थे, जैसे पित महतारी हो दुर्गा। हे रानी दुर्गावती, जबलपुर और गढ़ मंडला में तेरा मान और सम्मान है। तुम्हें मैं मस्तक झुकाकर नमन करता हूँ। हे दुर्गावती, तुम वीर और मंडला की शान हो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तुम्हारे राज्य में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा मिलती है। तुम जनता का हित करती हो। तुम माता पिता के समान अपनी प्रजा का ध्यान जताती हो। तुम्हारे दरबार में मान सम्मान मिलता है। हे रानी, मैं तुम्हारे पैर छूकर नमन करता हूँ। पार्थिव मानवों में ऐसे कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इस प्रकार देवत्व की सीमा को छुआ हो। युद्ध में हार और जीत महत्वपूर्ण नहीं है। राणा प्रताप हार करके भी जीत गए। उन्होंने शाश्वत कीर्ति अर्जित की। रानी दुर्गावती के शौर्य, चरित्र और राज निपुणता की उनके विरोधियों ने भी सराहना की है। सम्राट अकबर के नवरत्नों में एक तथा उनके जीवनी लेखक अब्दुल फजल ने रानी दुर्गावती के संबंध में लिखा है कि वे सौंदर्य और कार्यकुशलता दोनों ही गुणों में संपन्न थी। तीरंदाजी में उनका कोई सानी न था और उनका बंदूक का निशाना अचूक होता था। यदि वे किसी शेर के दिखाई देने की बात सुनती तो जब तक उसे मार न लेती तब तक पानी भी न पीती थी। अकबर के गढ़ा मंडला के इस हमले की कई इतिहासकारों ने तीव्र भर्त्सना की है। प्रख्यात इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि इतनी श्रेष्ठ और सच्चरित्र रानी पर अकबर का आक्रमण एक ऐसा कार्य था जिसका कोई औचित्य नहीं था और न लूट की लालसा के सिवा उसका। जिस समय अकबर ने गढ़ मंडला पर यह आक्रमण किया उस समय उसकी आयु 23-24 वर्ष की थी और उसके मन में साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा थी। उन दिनों कड़ा मनिकपुर में उसका सूबेदार आसफ खां था और उसके मन में गढ़ा मंडला अथवा अथाह संपत्ति के प्रति तीव्र लालसा भर गई थी और वह अकबर को इस हमले के लिए निरंतर उकसाता रहता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गढ़ा मंडला का राज्य विस्तीर्ण और समृद्ध था। उसकी उत्तरी सीमा पन्ना को स्पर्श करती थी और दक्षिण में तेलुगु भाषी दक्षिण को। उसकी राजमुद्राओं पर भी देवनागरी और तेलुगु दोनों में लिखा होता था। प्राचीन भारत में गुप्त सम्राटों के शासनकाल में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन था। उनके पश्चात दुर्गावती के ससुर संग्राम सिंह ने अपने इस राज्य में सोने के सिक्के चलवाए थे। गढ़ा मंडला की पश्चिमी सीमा भोपाल के निकटवर्ती नगर रायसेन को छूती
और पूर्वी कुलचुरियों की प्राचीन राजधानी रतनपुर को प्रजा अपना लगान स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों के रूप में देती थी। रानी दुर्गावती की गजशाला में 1600 प्रशिक्षित हाथी थे। दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह की पुत्री थी। वे अपने पिता की एकमात्र संतान थी। दुर्गावती का जन्म सन 1528 में महोबा में हुआ, जो कालिंजर राज्य का एक समृद्ध नगर था। दुर्गा अष्टमी के दिन दुर्गा पैदा होने के कारण कन्या का नाम दुर्गावती रखा गया। दुर्गावती एक अनुपम सौंदर्य संपन्न साहसी बालिका थी। राजा की एकमात्र संतान होने के कारण पुत्र और पुत्री में भेद न था। कालिंजर और महोबा पर्वतीय क्षेत्र है, उनके आसपास जंगल है। दुर्गावती को प्रारंभ से ही शिकार का शौक था। वे मनियागढ़ की देवी मनिया देवी की पूजा करने जाया करती थी। मनिया देवी कालिंजर के राज परिवार और गोंडवाने के राजा दोनों की आराध्या थी। गोंडवाने के युवराज दलपत सिंह अत्यंत सुशील सुंदर युवक थे। संभवतः उन्होंने कभी दुर्गावती को देखा भी था। वे उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी आयु 25 वर्ष की और दुर्गावती की आयु 17 वर्ष की थी। राजा कीर्ति सिंह चंदेल वंश के थे और वे अपनी पुत्री का विवाह भी उच्च कुल में ही करना चाहते थे। उन्हें यह संबंध स्वीकार न था। अंततः परस्पर निश्चय करके दलपत सिंह और दुर्गावती ने मनिया देवी के मठ में गंधर्व विवाह कर लिया था। उसके पश्चात सिंगोरगढ़ जाकर उनका विधिवत विवाह संस्कार संपन्न हुआ। सन 1541 की बात है। इस विवाह के 2 वर्ष पश्चात संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई और कुछ समय पश्चात चंदेल नृपति कीर्ति सिंह भी शेरशाह सूरी और मुगलों के युद्ध में खेत हो रहे। दलपत सिंह शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपना ध्यान प्रजाजन के सुख और सुविधा पर केंद्रित किया। गोंडवाना राज्य और भी समृद्ध बना। अपने विवाह के 7 वर्ष पश्चात सन 1548 में दलपत सिंह का निधन हो गया। उन्होंने अपने पीछे अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण को छोड़ा और दुर्गावती के सिर पर वज्र आघात हुआ। फिर भी उन्होंने धैर्य न छोड़ा। उन्होंने अल्पायु वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में गोंडवाने का शासन संभाल लिया। रानी दुर्गावती ने अपने पति दलपत सिंह के निधन के पश्चात गोंडवाने पर 16 वर्ष तक शासन किया। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ थी और एक हिंदू विधवा का संयमित जीवन व्यतीत करती थी। उन्होंने अपने शासन काल में वृंदावन के गोस्वामी विठलनाथ को आमंत्रित किया और गढ़ा में राधा वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामियों को जागीर प्रदान की, जो आज भी उनके वंशजों के पास है। वृंदावन के भक्त कवि चतुर्भुजदास इसी संप्रदाय के थे और यहीं उन्होंने अपने प्रसिद्धि ग्रंथ द्वादश यश की रचना की थी। प्रारंभ में गोंडवाना के पड़ोसी राजाओं को दुर्गावती की सेना की शक्ति का कोई अंदाज नहीं था। सबसे पहले सिरोंज के नवाब ने गोंडवाने पर हमला किया, किंतु उसे बुरी तरह पराजित होना पड़ा। उन दिनों मालवा पर सुजात खां के पुत्र बाज बहादुर का आधिपत्य था। उसने समस्त मालवा प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सारंगपुर के राजा दान सिंह की पुत्री रूपमती अनिध्य सुंदरी थी। वह एक कवित्री थी और संगीत विद्या में अत्यंत निपुण थी। उनका कंठ स्वर अत्यंत मधुर था। बाज बहादुर ने दान सिंह के पास रूपमती के विवाह के लिए संदेश भेजा। फलतः दोनों में युद्ध हुआ। सारंगपुर की छोटी सी सेना मालवा की विशाल सेना के आगे टिक न सकी। उसके हार जाने के बाद बाज बहादुर रूपमती को अपनी राजधानी मांडू ले आया। मांडवा के एक छत्र शासक बनने के पश्चात बाज बहादुर की दृष्टि गोंडवाने पर गई। उसने अपनी सेना लेकर गोंडवाने पर हमला किया, किंतु रानी दुर्गावती की रण कुशलता के आगे वह भी पराजित हुआ। उसके बहुत से सैनिक मारे गए, अनेक बंदी बना लिए गए। बाज बहादुर को अपनी जान देकर लेकर भागना पड़ा। जब अकबर तक गोंडवाने की समृद्धि की चर्चाएं पहुंची, तब उसने गोंडवाने पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। रानी युद्ध नहीं चाहती थी, लेकिन स्वाधीनता और स्वाभिमान उनको प्राणों से भी प्रिय थे। रानी दुर्गावती को पहले मुगलों की ओर से हमले की कोई आशंका न थी।
उनके पिता राजा कीर्ति सिंह ने मुगलों की ओर से शेरशाह सूरी से युद्ध किया था और वे उसमें खेत रहे थे। गोंडवाने से भी अनेक उनके संबंध अच्छे चल रहे थे और दिल्ली दरबार ने वीर नारायण को भावी राजा के रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु युवक अकबर के मन में कड़ा मानकपुर का सूबेदार आसफ खां निरंतर विषाक्त करता जा रहा था। आसफ खां के मन में जहां एक और गोंडवाने की समृद्धि और वैभव के प्रति ईर्ष्याग्नि जल रही थी, वहीं गोंडवाने के राजकोष की अपार स्वर्ण राशि, मूल्यवान हीरे जवाहरात, स्वर्ण प्रतिमाएं व विशाल गज सेना का लोभ भी उसके मन में समा गया था। वह किसी प्रकार भी गोंडवाने को मिटाकर उसे मुगल साम्राज्य में मिलाने का निश्चय कर चुका था। राजा हिंदू हो या मुस्लिम, सभी में राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा रही है। हिंदू राजा भी दिग्विजय की आकांक्षा से देश भर में अपना अश्व घुमाते थे। वाल्मीकि रामायण और महाकवि कालिदास के रघुवंश में भी इस प्रकार के अश्वमेघ यज्ञ के उल्लेख मिलते हैं। आसफ खां ने अकबर की साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा का लाभ उठाया। सच तो यह है कि आसफ खां स्वयं अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम करने का स्वप्न देख रहा था। सन 1562 में आसफ खां की कड़ा मानकपुर के सूबेदार के रूप में नियुक्ति की गई। उसके अगले वर्ष सन 1563 में उसने रीवों के भाट राज्य के राजा रामचंद्र बघेला को युद्ध में पराजित किया। उसने मुगल साम्राज्य के आगे भागे हुए एक व्यक्ति गाजी खां तनमूरी को शरण दी थी। आसफ खां ने उसे वापस मांगा, लेकिन राजा रामचंद्र बघेला ने अपने शरणागत को त्याग देना धर्म विरुद्ध माना। फलतः दोनों में युद्ध हुआ और जैसा कि स्वाभाविक था, राजा रामचंद्र बघेला परास्त हो गया। इससे आसफ खां की हिम्मत और बढ़ गई। अब उसकी दृष्टि के आगे गोंडवाने का समृद्ध राज्य था और वह अपने गुप्तचरों को भेजकर गोंडवाने की समर शक्ति की था लेता रहा। बुंदेलखंड में आसफ खां के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक बार उसने रानी दुर्गावती को सोने का एक पिंजरा भेजा और उसका तात्पर्य यह था कि तुम स्त्रियां तो पिंजरे की चिड़िया हो, तुम्हारा राजकाज में क्या ना आता, इस पिंजरे में बैठकर चली आओ। रानी ने उसे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने प्रत्युत्तर के रूप में उसे रुई धुनने की पिंजन भेजी, जिसका अर्थ था कि तुम तो जाति के धुना हो, अपनी रुई धुनो, तुम्हें राज्य से क्या लेना देना। आसफ खां उसे देखकर जल गया। रानी दुर्गावती को अपना भूरे रंग का विशाल हाथी सरमन बहुत प्रिय था। गोंडवाने का महामंत्री आधार सिंह, जो जाति से कायस्थ था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके निर्णय बड़े विवेकपूर्ण होते थे। रानी स्वयं भी प्रजावत्सला थी। उनके ससुर संग्राम सिंह ने एक ताल का निर्माण करवाया। उनके पश्चात रानी दुर्गावती के समय में भी अनेक जलाशयों, मंदिरों, धर्मशालाओं की रचना हुई। कहा जाता है कि किसी समय जबलपुर और उसके आसपास 52 ताल थे। इस प्रकार रानी दुर्गावती का शासन अच्छी तरह चल रहा था। प्रजा सुखी थी। सन 1564 में इस राज्य पर विपत्ति की काली घटाएं छाई गई। मुगल सूबेदार अब्दुल मजीद आसिफ खां ने पहले तो गोंडवाने की सीमांत के गांवों में लूटमार की और जब उसका कोई विरोध न हुआ तो उसने अकबर से आदेश प्राप्त करके अपनी 10,000 घुड़सवारों की सेना के साथ गोंडवाने पर दमोह की ओर से आक्रमण कर दिया। ये हमला अकस्मात ही किया गया। रानी को इसकी कोई आशंका न थी। मुगल सेना दमोह तक आ गई। ये सुनकर वे हक्की बक्की रह गई। फिर भी उन्होंने धैर्य न छोड़ा। उनके पास उस समय केवल 500 सैनिक थे। कुछ सैनिक छुट्टी पर थे और कुछ हमले का समाचार सुनकर अपने घर भाग गए। बड़ी अजीब स्थिति थी। अकबर के आदेश सुनकर अनुसार आसफ खां के साथ मोहम्मद मुराद खां, वजीर खां आदि अनुभवी सिरका सलाहकार थे। अकबर के नाम का एक कारण ये भी बतलाया जाता है कि उसने रानी दुर्गावती से उस श्वेत गज सरमन की मांग की थी जिस पर वे स्वयं बैठती थी। इसके अलावा उन्होंने गोंडवाने के कुशल महामंत्री आधार सिंह को स्थायी रूप से दिल्ली भेज देने को लिखा था। रानी को दोनों ही मांगे स्वीकार न थी। उन्होंने दूत के हाथ से पत्र लेकर उसे तिरस्कारपूर्ण एक ओर फेंक दिया था। जब आधार सिंह को यह समाचार मिला कि मुगल सिपा सलाहकारों
के साथ सूबेदार आसफ खां 10,000 अश्वरोहियों को लेकर दमोह तक आ पहुंचा है, तब उसने कूटनीतिज्ञता से काम लेना उचित समझा। जाहिर था कि 10,000 प्रशिक्षित अश्वरोहिणी की बाढ़ को 2,000 पदाती सैनिक लेकर रोकना संभव न था। उसने राज्य की सैन्य शक्ति को देखते हुए रानी को सुलह कर लेने की सलाह दी। अकबर नवयुवक था और वीर नारायण से आयु में कुछ ही बड़ा था। यदि वह स्वयं आया होता तो संभवतः रानी उसे जाकर समझाती बुझाती, परंतु आसफ खां को सुलह का प्रस्ताव भेजना उनके स्वभाव के अनुकूल न था। उन्होंने कड़क कर कहा, सिंह मौत के डर से कभी भागते नहीं। मैं वीर वंश की कन्या और वधू हूँ। स्वाभिमान खोकर जीने की आकांक्षा अपेक्षा मृत्यु कहीं श्रेष्ठ है। परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो, मैं युद्ध करूंगी। रानी के इस दृढ़ निश्चय को देखकर आधार सिंह चुप हो गया। उसने देख लिया कि रानी परिस्थिति से समझौता नहीं करने चाहती। रानी दुर्गावती ने जीवन की उन कठिन घड़ियों में भी धैर्य नहीं छोड़ा। वे उस समय जबलपुर में अपनी आवास मदन महल में थी। रानी ने स्वयं युद्ध वेश धारण किया और अपनी सेना का कुशलतापूर्वक संचालन किया। वे उसे एक अत्यंत सुरक्षित स्थान पर नरवई नाले के किनारे ले गई और वहीं उन्होंने अपने खेमे गाड़ दिए। उसके एक ओर गौड़ नदी बहती थी, दूसरी ओर भयानक जंगल में से होकर नर्मदा प्रवाहित होती थी। उस घाटी में घुसना तो सरल था, किंतु पर्वतमालाओं के बीच में घिरी इस उपत्यका में से निकलना आसान न था। आसफ खां को जब ये समाचार मिला कि रानी नरवई नाले की ओर गई हैं, तो उसने अपने 5,000 सैनिकों को वहां भेजा। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। मुगल सेना के 3,000 सैनिक खेत रहे और शेष के पैर उखड़ गए। रानी दुर्गावती जीत गई। उनकी सेना ने मुगल सेना का पीछा किया। रानी चाहती थी वे उसे रात में ही काफ़ी दूर तक खदेड़ दें, किंतु अन्य लोगों की ऐसी राय न थी। रानी को बहुमत की बात माननी पड़ी। वे लौट आई। दूसरे दिन सवेरे ही आसिफ खां अपनी अश्वरोही सेना और तोपखाने के साथ आ गया और उसने घाटी के ऊपर घेरा डाल दिया। रानी अपने हाथी सरमन पर बैठकर युद्ध करने निकली। इस युद्ध में रानी के युवा पुत्र वीर नारायण ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया और शत्रु सेना को 3 बार हटा दिया, किंतु जब घायल हो गया तब रानी ने उसे अनुचरों से किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहा। इसके बाद दुर्गावती वीरता से लड़ने लगी। उनकी आंख और गर्दन में तीर लगे। वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वे होश में आई तब उन्होंने आधार सिंह से कहा कि मेरी पराजय हो चुकी है, परंतु मैं शत्रुओं के हाथ में नहीं पड़ना चाहती। तुम मेरी कटार लेकर मेरी छाती में भोंक दो। जब आधार सिंह इस जघन्य कृत्य के लिए तैयार न हुआ तब उन्होंने स्वयं अपनी कटार लेकर अपने कलेजे में भोंक ली। इस प्रकार उस परम तेजस्विनी का तेजोमय ब्रह्म में समाहित हो गया। उसके पश्चात आसफ खान ने चौरागढ़ के दुर्ग की ओर रुख किया। चौरागढ़ एक सुरक्षित स्थान था। वह एक ऊंची पहाड़ी पर बसा था। वीर नारायण यहीं घायल पड़ा था। फिर भी उसने शत्रुओं के हाथ आने की अपेक्षा वीर गति प्राप्त करना श्रेष्ठ कर समझा। वह रणभूमि में धराशायी हुआ। उसकी मृत्यु के पश्चात किले की महिलाओं ने जोहर व्रत किया। 2 स्त्रियां किसी प्रकार अग्नि के भय से किवाड़ों के बीच में छिप गई। उनमें वीर नारायण की वाग्दत्ता वधू भी थी। उन दोनों स्त्रियों को दिल्ली के शाही हरम में भेज दिया गया। आसफ खां को इस किले में अपार स्वर्ण राशि तथा हीरे जवाहरात मिले। कैसी रही होगी उस किशोरी वाग्दत्ता वधू की मन स्थिति। उन लोगों की भारतीय स्त्रियों की इस शोचनीय स्थिति को देखकर मन आक्रोश से भर जाता है। उन्हें अपना स्वाभिमान बचाने के लिए या तो अग्नि शिखाओं की शरण लेनी पड़ती थी या भेड़ बकरियों की तरह वे शाही हरमों में खदेड़ दी जाती थी। स्वयं अकबर भी, जिसे महान कहा जाता है, इसका अपवाद न था। पता नहीं कैसे हैं ये इतिहासकार और कैसी हैं उनकी ये महानता। 1857 में गढ़ा मंडला की तेजोमयी रानी दुर्गावती के अंतिम वंशधर शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अंग्रेज सरकार ने राजद्रोह के अपराध में जो भयानक दंड दिया वह समूची मानवता के माथे पर एक कलंक है। वृद्ध शंकर शाह जबलपुर के निकट पूर्वा नामक गांव में रह रहे थे, जहां उनकी पैतृक जागीर में 3 गांव थे। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली के विद्रोह की खबरों से जबलपुर की
के विद्रोही युद्ध बहुत उत्तेजित हुए। अंग्रेजों को आशंका हुई कि राजा शंकर शाह के नेतृत्व में विद्रोही सिपाही कहीं जबलपुर की छावनी के ऊपर हमला न बोल दे। जबलपुर के डिप्टी कप्तान क्लार्क ने अपने सिपाहियों के साथ शंकर शाह की हवेली पर धावा बोल दिया और उनको, उनके पुत्र रघुनाथ शाह और परिवार के अन्य सदस्यों को बंदी बना लिया। इसके बाद उन्होंने शंकर शाह के घर की तलाशी ली। विद्रोहियों ने शंकर शाह को छुपाने की चेष्टा भी की, किंतु वह असफल सिद्ध हुई। अगले दिन राजा पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर रानी दुर्गावती के इन वंशधरों को उसी प्रकार निर्मम ढंग से तोप के मुंह के आगे बांधकर उड़ा दिया गया, जिस प्रकार दिल्ली में खूनी दरवाजे पर कैप्टन हडसन से मुगल शाहजादों की हत्या की थी। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने अपराधी को तोप के मुंह से उड़ा देने को फांसी का सबसे सरल और सबसे सुरक्षित तरीका माना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजा शंकर शाह और उसके पुत्र रघुनाथ शाह अंग्रेजों की नीतियों के विरोधी थे। उनके मकान की तलाशी में कागज का एक टुकड़ा भी मिला, जिसमें स्वयं शंकर शाह की हस्तलिपि में यह कवित्त लिखा था: मूद मुख दंडिन को चुगलन को चबाई खाए, खूंद दौड़ी दुष्टन को शत्रुन सहारिका, मार अंग्रेज रेज कर देई भात चंडी, में बचे नहीं बैरी एरी प्रलयंकारिका, शंकरी रक्षा कर दास प्रतिपाल कर दीन की सुन ढेर आंके, मात प्रतिपालिका खाए लेई गलेछन मलेछन को झेल नहीं करो अब, भक्षण कर तत्क्षण घोर मात कालिका। शत्रुओं का संहार करने वाली कालिका दंडधारियों का मुख बंद कर दे और चुगलखोरों को नष्ट कर दुष्टों को रौंद दे, अंग्रेजों को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दे माँ चंडी। हे प्रलयंकारी माता, एक भी बेरी न बचे, प्रण पालन करने वाली माँ, इस दीन शंकर की पुकार सुनकर अपने दास की रक्षा कर। विकराल स्वरूपा माता कालिका, अब विलंब न कर, तुरंत मलेच्छों का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर दे। ये कागज अंग्रेज अफसर को उनके सिरहाने रखी एक रेशम की थैली में मिला था। अंग्रेजों से ऐसे भयानक दंड की आशंका न थी। इसका परिणाम ये हुआ कि समूची 52वीं रेजिमेंट विद्रोही हो गई और अपने गोला बारूद को लेकर विद्रोहियों से मिल गई। सारा जबलपुर जिला बगावत की लपटों में घिर गया। विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज कैप्टन मैक ग्रेर को मार डाला। तोप के मुंह से विद्रोही को बांधकर तोप में पलिता लगाने का यह तरीका सभ्य अंग्रेज जाति की देन थी, जैसा कि मध्य प्रदेश के इतिहास लेखक श्री शंभुदयाल गुरु ने लिखा है। शंकर शाह ने गढ़ा मंडला की गौरवशाली बलिदानी परंपरा में एक और अध्याय जोड़ा। उससे लगभग 300 वर्ष पूर्व गौड़ वंश की वीरांगना ने भी मुगल साम्राज्य के विरुद्ध हथियार उठाया था। गढ़ा मंडला की स्वाधीनता की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती ने रणभूमि में प्राण न्योछावर किए थे। उनके वंशजों ने भी उसी बलिदानी परंपरा का निर्वाह किया है। ये थी स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी वीरांगना महारानी दुर्गावती की शौर्य गाथा। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ कल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।